बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 10 पढ़ा था और उसके डिज़ाइन स्टेप्स हम लोगों ने पढ़े थे, और आज हमने वही डिज़ाइन स्टेप्स जो है उनको फॉलो करते हुए न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो आपने बड़े ध्यान से ये न्यूमेरिकल देखना है, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हम यूनिट को भी सेट करेंगे। तो आपने यूनिट जो है वो बड़े ध्यान से यहाँ पर देखने हैं, और न्यूमेरिकल अगर आपको ये समझ आ जाएगा तो बाकी न्यूमेरिकल भी हम जो है वो बड़े आसानी के साथ कर लेंगे। न्यूमेरिकल है हमारा चैप्टर 10 का 10.1 की एग्जाम्पल है। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि अ रेक्टेंगुलर RCC बीम इज़ 30 सेंटीमीटर वाइड and has a resist a factored moment। फैक्टर्ड मोमेंट कहा जाता है जो हमारे पास अल्टीमेट मोमेंट या बेंडिंग मोमेंट होती है, ऑफ 1560 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय मीटर। ये इसका यूनिट होता है। फाइंड द डेप्थ एंड रीइंफोर्समेंट फॉर दिस बीम। हमने जो इसमें फाइंड करना है वो डेप्थ फाइंड करनी है, इफेक्टिव डेप्थ भी है और ओवरऑल डेप्थ भी है, और इसमें हमने मालूम करना है एरिया ऑफ स्टील, ये हमने मालूम करना है। साथ उसने हमें ये दे दिया है कि कंक्रीट की जो स्ट्रेस है वो उसने कहा है 20 मेगा पास्कल, इसे मेगा पास्कल कहा जाता है। एंड यील्ड टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील 420 मेगा पास्कल। ठीक है, तो यूनिट जो मेगा पास्कल का जो यूनिट होता है वो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होता है। आपके क्वेश्चन में जहाँ पर भी मेगा पास्कल होगा तो आपने याद रखना है कि मेगा पास्कल जो है वो उसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, यानी कि फोर्स ओवर एरिया। स्ट्रेस पास्कल क्या है, ये प्रेशर है, स्ट्रेस है फोर्स ओवर एरिया का। तो हमारे पास फोर्स जो होती है वो न्यूटन में होती है, और उसका एरिया जो है वो हमारे पास मिलीमीटर में होता है। तो इसमें हमें ये क्वेश्चन जो है वो उससे में हमें जो डायमेंशन दी हुई है तो उससे हमें पता चलता है कि हमारा न्यूमेरिकल जो है वो अब MKS सिस्टम में है। ठीक है, और एक और यूनिट है हमारे पास kg। 1 kg इज इक्वल टू 9.81 न्यूटन के इक्वल होता है। 1 kg जो है 9.81 न्यूटन के इक्वल होता है, और 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपने अपने तौर पर ज़ुबानी तौर पर याद रखनी है। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए इसके बाद जो हमारे पास जब आपने यूनिट जो हमने सेम करना है पूरे यहाँ पर गिवन डाटा जब मैं लिखूँगा तो उसमें आपने याद रखना है कि हमारा जितना भी यूनिट सेम होगा, जो यूनिट FC या FY का होगा, ठीक है, कंक्रीट स्ट्रेस का और स्टील स्ट्रेस का जो यूनिट होगा वही उसी यूनिट को देखते हुए हमने तमाम यूनिट जो है वो हमने सेट करने हैं। वो मिलीमीटर्स में होंगे, और जहाँ पर भी कोई लोड होगा तो उसको हम न्यूटन में चेंज करेंगे। MKS सिस्टम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद अगर हमारे पास FPS सिस्टम होगा, जब हम FPS सिस्टम को न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको वहाँ पर दूसरा यूनिट जो है वो भी बता दूंगा कि उसका यूनिट जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें उसने मेगा पास्कल दिया है, तो मेगा पास्कल का यूनिट जो है वो हमारे पास न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर का है। तो हमने क्योंकि यहाँ पर हमें ब्रेथ जो है वो 30 सेंटीमीटर दी हुई है, तो हमने इस यूनिट को देखते हुए, क्योंकि हमारे पास FC और FY का जो यूनिट होगा उसको देखते हुए हमने इसको भी सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास 30 सेंटीमीटर है, तो इसका यूनिट फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, ये इसको हमने फिर मिलीमीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हमारे पास ये मोमेंट अल्टीमेट मोमेंट का यूनिट है। ठीक है, तो ये हमारे पास किलोग्राम डॉट मीटर है, डॉट कहा जाता है मल्टीप्लाई को। ठीक है, तो ये किलोग्राम को हम किलोग्राम ज़ाहिर बात है कि फोर्स है। ठीक है, इस फोर्स को हमने किस में चेंज करना है, न्यूटन में चेंज करना है।
तो हमारे पास 1 kg इज इक्वल टू 9.81 न्यूटन के इक्वल होता है। तो मल्टीप्लाई बाय मीटर है, तो मीटर को ज़ाहिर बात है जब हमने ऊपर मिलीमीटर में चेंज किया तो इसको भी हमने क्या करना है, मिलीमीटर के अंदर चेंज करना है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। तो हम गिवन डाटा की तरफ आ जाते हैं। गिवन डाटा में हमें सबसे पहले दिया हुआ है ब्रेथ ऑफ बीम, बी। अब इसमें हमें बी गिवन है, हमें बी फाइंड नहीं करना पड़ेगा। तो बी इज़ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर को जब हम कन्वर्ट करेंगे मिलीमीटर के अंदर तो इसको मल्टीप्लाई बाय 10 के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 300 मिलीमीटर में ये चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें दिया गया है अल्टीमेट मूवमेंट, ठीक है, जो कि हमें ऊपर क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर गिवन है। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, एम यू इज़ इक्वल टू 1560 किलोग्राम डॉट मीटर। तो फिर हमने इसको क्या करना है, चेंज कर लेना है। इसको चेंज कैसे करेंगे, 1560 किलोग्राम डॉट मीटर। तो हमने इस किलोग्राम को न्यूटन के अंदर चेंज करना है और मीटर को मिलीमीटर के अंदर चेंज करना है। तो हमारे पास ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई। और 1 kg जो है वो हमारे पास कितने न्यूटन के इक्वल था, 9.81 के, ठीक है, जैसे यहाँ पर ऊपर मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास मीटर है, उस मीटर को मैंने मिलीमीटर के अंदर चेंज करना है तो हमारे पास 1000 मिलीमीटर आ जाएगा। फिर हमने इस तमाम को वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आ जाएगा 153624,600 न्यूटन डॉट मिलीमीटर। डॉट मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे पास डॉट क्या है, मल्टीप्लाई है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो हम डॉट को मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो न्यूटन डॉट मिलीमीटर में अब इसका यूनिट जो है वो हमारे पास चेंज होकर जो हमारे पास एफ सी और एफ वाई का यूनिट था, ठीक है, मेगा पास्कल हमारे पास क्या बन गया, ये न्यूटन के अंदर चेंज हो गया। तो हम जब इसके बारे में लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर अगर हमें लिखना है 20 मेगा पास्कल तो इसके साथ हम लिखेंगे कि 20 न्यूटन पर मिलीमीटर, 20 न्यूटन पर मिलीमीटर। और इसका यूनिट भी हम क्या लिखेंगे कि न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये इसके इक्वल था। तो हमने उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि हमारे पास यील्ड टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू दी हुई है, उसने मेगा पास्कल दिया हुआ है। तो मेगा पास्कल में भी हमने कंप्रेशन स्ट्रेस इन कंक्रीट एफ सी इज़ इक्वल टू 20 मेगा पास्कल। तो मैंने इसका यूनिट जो है वो चेंज कर दिया यहाँ पर 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। और एफ वाई की वैल्यू भी मुझे गिवन दी हुई है तो मैंने उसका यूनिट भी चेंज कर लिया। तो इस यूनिट को देखते हुए हमने सारे यूनिट जो है बनाने हैं। आपके पास मिलेंगे एक पेट फार्मूला है कि आपने जो यूनिट एफ सी एफ वाई का होगा वही बाकी तमाम चीज़ों का यूनिट होगा। आपने इसके यूनिट को देखना है, एफ सी और एफ वाई का। गिवन डाटा के अंदर जो यूनिट ये दिया होगा आपने वो यूनिट ही फॉलो करना है। क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, फाइंड डेप्थ ऑफ बीम, डी या एच जो है वो हमने फाइंड करना है। और फाइंड एरिया ऑफ स्टील, ए एस हमने फाइंड करना है। ये इसका फिगर मैंने बना दिया है कि हमारे पास ये फिगर बना हुआ है, बी इज़ इक्वल टू 300 mm कंप्रेशन जोन, टेंशन जोन, एरिया ऑफ स्टील, ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। डी है, उसके बाद हमारे पास एच है और फिर उसके बाद हमारे पास कंक्रीट कवर है। तो इस चीज़ को फॉलो करते हुए हमने पूरा न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कर लेना है। अब हम आ जाते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। उसी गिवन डाटा को हम यूज़ करेंगे अपने स्टेप्स के अंदर। आप लोगों को स्टेप ज़ुबानी याद होने चाहिए क्योंकि हमारे पास स्टेप नंबर 1 है कैलकुलेट द फैक्टर्ड लोड, जो कि डेड लोड और लाइव लोड था, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर पूरे क्वेश्चन के अंदर जो है वो किसी किस्म का भी कोई जो है वो लोड गिवन नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे नो गिवन, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर इसका डाटा जो है वो गिवन नहीं है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा स्टेप नंबर 2 कैलकुलेट द अल्टीमेट मोमेंट एम यू। तो एम यू इज़ इक्वल टू 1560 किलोग्राम डॉट मीटर। मैंने यहाँ पर भी उसको रिपीट करने के लिए सिर्फ लिखा है। और अगर आपने वहाँ पर गिवन डाटा के अंदर अगर आपने ये चेंज कर लिया था तो यहाँ पर जो लिख दिया तो यहाँ पर आप सिंपल वो वैल्यू जो है वो इसकी आप लिख सकते हैं। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए फिर दोबारा जो है वो 9.81 न्यूटन और मल्टीप्लाई बाय 1000 मिलीमीटर जो है वो उसके साथ मैंने इस वैल्यू को जो है वो मल्टीप्लाई किया है। तो फिर मेरे पास ये वैल्यू जो है वो न्यूटन डॉट मिलीमीटर के अंदर आ गई है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर उसको फिर दोबारा सिंप्लीफाई करके
तो मैंने ये वैल्यू एम यू की अल्टीमेट जो मोमेंट है उसकी वैल्यू यहाँ पर मैंने फाइंड कर ली है। फिर उसके बाद मेरे पास आ गया स्टेप नंबर 3 है कैलकुलेट द ब्रेथ ऑफ बीम। अब यहाँ पर हमें उसने ब्रेथ जो है वो गिवन कर दी, अगर ना गिवन करता तो हम जो डिज़ाइन स्टेप्स में हमने पढ़ा था उनको फॉलो करते हुए हम जो है वो फाइंड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर उसने गिवन कर दिया। तो हमारे पास ये 30 सेंटीमीटर था, उसको मल्टीप्लाई बाय 10 मिलीमीटर के साथ मैंने किया, तो हमारे पास क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है, तो हमने इसको जो है वो 300 मिलीमीटर बना लिया। तो ब्रेथ इसकी 300 मिलीमीटर हो गई। उसके बाद हमारे पास आ गया स्टेप नंबर 4 कैलकुलेट द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम डी। तो हमने डी जब फाइंड करना है तो डी इज इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला था एम यू अल्टीमेट मोमेंट डिवाइडेड बाय 0.205 मल्टीप्लाई बाय एफ सी स्लैश मल्टीप्लाई बाय बी होल अंडर रूट। एम यू की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, ठीक है। उसके बाद एफ सी की वैल्यू भी हमारे पास गिवन डाटा के अंदर मौजूद है, ठीक है। और उसके बाद बी की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। तो मैंने यहाँ पर अंडर रूट के अंदर जो है वो सारी वैल्यू जो है वो मैंने एम यू की वैल्यू भी लिख दी है, 0.85 भी लिख दिया, 0.205 मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है, ये न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 300 मिलीमीटर बी की वैल्यू। तो फिर उसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, तो मेरे पास d इज़ इक्वल टू निकल आया 353.40 मिलीमीटर, ठीक है। फिर मैंने इसका यूनिट जो है यहाँ पर कैंसिल किया, तो मेरे पास ये मिलीमीटर कैसे बचा, ऊपर मेरे पास न्यूटन डॉट मिलीमीटर था, उसके बाद नीचे मेरे पास यूनिट था न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय ये मिलीमीटर स्क्वायर। मिलीमीटर इस मिलीमीटर से कट गया, न्यूटन न्यूटन से कट गया, और फिर उसके बाद अंडर रूट जो है वो स्क्वायर से कट गया, तो हमारे पास सिंपल जो है वो क्या बच गया, मिलीमीटर बच गया। तो मैंने मिलीमीटर की वैल्यू जो है वो इसके साथ लगा दी है। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया स्टेप नंबर 5 कैलकुलेट द ओवरऑल डेप्थ एच। तो ओवरऑल डेप्थ का फार्मूला हमारा होता है एच इज़ इक्वल टू इफेक्टिव डेप्थ प्लस कंक्रीट कवर। तो कंक्रीट कवर की वैल्यू जो है वो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो तरह की होती है कि 1.5 इंच और 40 मिलीमीटर। तो क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन जो है वो एम के सिस्टम में है, तो हम 40 mm की वैल्यू जो है वो इसके साथ लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास डी की वैल्यू पर गिवन थी, तो प्लस हमने क्या किया 40 mm कंक्रीट की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पर कंक्रीट कवर की जो वैल्यू वो हमने यहाँ पर लगा दी है। तो इन दोनों को फिर हमने क्या किया, ऐड किया, तो हमारे पास एच इज़ इक्वल टू 393.4 मिलीमीटर आ गया। तो मैंने इसको से करके जो है वो इसकी वैल्यू जो है वो मैंने क्या कर दी, यहाँ पर 400 मिलीमीटर मेरे पास आ गया। तो मैं इसको से 400 कर दूंगा। तो ये मेरा बीम जो है वो अगर आप देखें तो हमारे पास 300 mm की ब्रेथ होगी और 400 mm की इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी दोनों डायमेंशन जो है, क्योंकि डिज़ाइन के मुताबिक इसकी डायमेंशंस जो है वो मैंने यहाँ तक जो है वो इसकी पूरी कर दी हैं। आपको डेफिनेशन डिज़ाइन की याद है कि आरसीसी डिज़ाइन की डेफिनेशन क्या होती है कि जिसमें हम जो वो स्ट्रक्चर के साइज़ और स्टील की मिकदार जो है वो हम निकालते हैं। तो उसमें यहाँ तक जो है मेरे पास एक जो है वो कंप्लीट हो गया, उसका साइज़ मैंने निकाल लिया, ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय ओवरऑल डेप्थ। क्लियर हो गया यहाँ तक। फिर उसके बाद अब मैंने निकालना है स्टेप नंबर 6 है कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्टील। मैंने एरिया ऑफ स्टील निकालना है। तो एरिया ऑफ स्टील निकालने के लिए क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने क्या करना है, फाइंड द मिनिमम एरिया ऑफ स्टील, ए एस मिनी मैंने निकालना है। तो ए एस मिनी का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, आपको याद है, P मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय डी। बी की वैल्यू भी मेरे पास मौजूद है, डी की वैल्यू भी मेरे पास मौजूद है, P मेरे पास नहीं है। तो P की वैल्यू जो है, P जो हमारे पास वो क्या चीज़ है, P है हमारे पास स्टील रेशो, ठीक है। तो हमने मिनिमम स्टील रेशो जो है वो हमने कहा था कि हमारे पास एम के एस सिस्टम में और एफ पी एस सिस्टम में दोनों में चेंज थी। एम के एस सिस्टम में 1.4 डिवाइडेड बाय एफ वाई और एफ पी एस सिस्टम में 200 डिवाइडेड बाय एफ वाई थी। तो हमने क्योंकि एम के एस सिस्टम यहाँ पे यूज़ करना है, तो एम के एस में मेरे पास 1.4 डिवाइडेड बाय एफ वाई, तो 1.4 एफ वाई की वैल्यू मेरे पास मौजूद थी 420। तो मैंने इन दोनों को जो है वो यहाँ पर वैल्यू को यूज़ किया, तो मेरे पास P की वैल्यू है वो 0.0033 आ गई, ठीक है।
तो इसमें मैंने यूनिट जो है वो इसमें यूज़ नहीं करना, ठीक है, क्योंकि रेशो है तो रेशो का यूनिट जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो मैं यहाँ पर रेशो का यूनिट जो है वो मैं नहीं यूज़ करूँगा। ठीक हो गया। फिर मैंने यहाँ पर P की वैल्यू जो है वो मैंने ये लगा दी, B की वैल्यू मैंने 300 मिलीमीटर लगा दी, D की वैल्यू जो है वो मैंने 353.40 जो मैंने ऊपर निकाली हुई थी वो मैंने वैल्यू यहाँ पर लगा दी। फिर इन तीनों को मैंने मल्टी किया तो मेरे पास एरिया ऑफ स्टील निकाला, तो एरिया का यूनिट जो है वो मेरे पास मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास आ गया 349.86 मिलीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास मिनिमम एरिया, कम से कम एरिया निकल आया। ठीक है। उसके बाद जो है वो मैंने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो है वो मैंने फाइंड करना है। अब मैंने कहा क्या करना है, कैलकुलेट द मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील, AS मैक्स। अब मैंने मैक्सिमम एरिया निकालना है, पहले मैंने कम से कम एरिया निकाला है, अब मैंने ज़्यादा से ज़्यादा एरिया निकालना है। एरिया ऑफ स्टील इज इक्वल टू 0.375 मल्टीप्लाई बाय 0.85 फैक्टर है, और मल्टीप्लाई बाय बीटा डेप्थ रेशो है, मल्टीप्लाई बाय FC स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट डिवाइडेड बाय स्ट्रेस ऑफ स्टील, मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय D। ठीक है। तो मैंने ये जो है वो यहाँ पर इसका फार्मूला जो है वो मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया, और यूज़ करने के बाद मैंने इसके अंदर इसकी वैल्यू लगा दी 0.375 मल्टीप्लाई बाय 0.85, और बीटा की वैल्यू जो है वो मेरे पास क्या आ गई 0.85 जो है वो बीटा की वैल्यू भी मेरे पास आ गई। डेप्थ रेशो की मल्टीप्लाई बाय 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये भी इसका यूनिट भी यही था मिलीमीटर स्क्वायर, और इसका यूनिट भी न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर था। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय B की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय D की वैल्यू। तो मैंने इन तमाम वैल्यूज़ को जो है वो कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास मैक्सिमम एरिया आ गया 1367.847 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो ये मेरे पास जो है वो एरिया निकल आया, स्टील का एरिया निकल आया, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया निकल आया ये वाला। कम से कम एरिया भी मैंने निकाला हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया भी निकाला हुआ है। ठीक है। अब उसके बाद जब मैंने दोनों एरिया निकाल लिए, तो दोनों एरियाज़ निकालने के बाद मैंने क्या क्या करना है, इसको कंपेयर करना है कि मैं कौन सा एरिया जो है वो मेरे लिए सूटेबल है। ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, ट्रायल मेथड यूज़ करूँगा। ठीक है। यूज़ ट्रायल मेथड फॉर चेक द नियरेस्ट वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ स्टील मिनिमम और एरिया ऑफ स्टील मैक्सिमम। अब मुझे नहीं पता कि इसके जो है वो ट्रायल का जो है वो कौन सी वैल्यू जो है वो एरिया ऑफ स्टील मिनिमम या एरिया ऑफ स्टील मैक्सिमम के करीब आएगी, या उसके इक्वल भी आ सकती है। ठीक है। तो उसके लिए मुझे जो है वो ट्रायल मेथड करना पड़ेगा। तो मेरे पास सबसे पहले आ जाता है इसका स्टेप नंबर, अब 7 आ गया, ट्रायल नंबर 1 मैंने करना है। ठीक है। आप जब भी ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे, तो जब ट्रायल 1 करेंगे तो उसमें यही स्टेप आपके फॉलो होंगे, और ट्रायल 2 करेंगे तो उसमें भी यही फॉलो होंगे। अब उसमें मैंने क्या करना है, यूज़ एग्ज्यूम्ड वैल्यू ऑफ न्यूट्रल डेप्थ A। ठीक है, कि जो न्यूट्रल डेप्थ है उसकी वैल्यू जो है वो मैंने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है। तो एग्ज्यूम्ड वैल्यू मैंने आपको बताया था कि A इज़ इक्वल टू D/3, कि जो हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ है उसका तीसरा हिस्सा। तो मेरे पास D की वैल्यू थी, उसको मैंने डिवाइडेड बाय 3 किया, जो मैंने निकाली हुई थी इफेक्टिव डेप्थ। तो मैंने इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू को डिवाइडेड बाय 3 करके तो मेरे पास आ गया 117.8 मिलीमीटर। फिर इसके बाद मैंने क्या करना है, अब एरिया ऑफ स्टील मैंने फाइंड करना है। यहाँ पर मैं एरिया ऑफ स्टील मिनिमम या मैक्सिमम कोई लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि वो मैंने ऊपर जो है वो निकाल लिए हैं। अब मैं कंपेयर करना चाह रहा हूँ कि इन दोनों ट्रायल में से किसकी वैल्यू जो है वो इन दोनों के इक्वल आ सकती है, मिनिमम या मैक्सिमम के इक्वल आ सकती है। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, एरिया ऑफ स्टील निकालना है। AS इज इक्वल टू MU मोमेंट जो है हमारे पास अल्टीमेट मोमेंट डिवाइडेड बाय फाई FY इंटू D-A/2। MU की वैल्यू मैंने निकाली हुई थी। ठीक है। उसके बाद फाई की वैल्यू जो है वो 0.9 रिडक्शन इसका जो है वो हमारे पास फैक्टर है ये, मल्टीप्लाई बाय FY की वैल्यू जो है वो 420 गिवन डाटा में मुझे दी हुई थी, और D की वैल्यू है -A जो मैंने ऊपर फाइंड किया था वो आ गया, और डिवाइडेड बाय 2। ये सारी वैल्यू को मैंने जब कैलकुलेट किया तो मेरे पास एरिया ऑफ स्टील जो है वो आ गया 1380.01 मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ऊपर जो निकाला हुआ था एरिया ऑफ स्टील ये तकरीबन उसके इक्वल आ गया, सॉरी इसके नियर आ गया।
तो जब मैं ट्रायल 2 करूँगा तो हो सकता है ट्रायल 2 इसके इक्वल भी आ जाए या उसके नियरेस्ट आ जाए। तो ठीक है, मैंने अब क्या करना है, ट्रायल 2 यूज़ करना है। ट्रायल 1 में मुझे पता लग गया कि एरिया ऑफ स्टील जो है वो ये निकल सकता है, जो कि उसके तकरीबन करीब करीब आ रहा है। फिर मैंने ट्रायल 2 किया एक और चांस लेने के लिए कि क्या पता इसके अंदर जब मैं ट्रायल 2 निकालूं तो उसमें उसकी वैल्यू जो एरिया ऑफ स्टील की वैल्यू जो वो इसके साथ जो है वो इक्वल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ट्रायल 2 करूँगा। तो ट्रायल 2 करने के लिए फाइंड क्या करना, फाइंड एक्चुअल न्यूट्रल डेप्थ। यहाँ पर एग्ज्यूम किया था और इधर क्या आ गया, एक्चुअल न्यूट्रल डेप्थ ए मैंने फाइंड करना है। तो एक्चुअल न्यूट्रल डेप्थ का फार्मूला हमने जो प्रूव किए हुए थे, अगर आपको याद है तो उसमें फार्मूला हमारे पास लिखा हुआ था एफ वाई मल्टीप्लाई बाय ए एस एरिया ऑफ स्टील मल्टीप्लाई बाय 0.85 रिडक्शन फैक्टर इकोनॉमिकल करने के लिए मल्टीप्लाई बाय कंक्रीट की स्ट्रेस और मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ पर इसके अंदर इसकी वैल्यू जो है वो मैंने यूज़ कर ली कि 4 इसकी एफ वाई की वैल्यू लगा दी मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ स्टील जो मैंने यहाँ पर ट्रायल 1 का निकाला था। यहाँ पर एरिया ऑफ स्टील जो है वो ट्रायल 1 का यूज़ होगा। ठीक है, मैं एरिया ऑफ स्टील मिनिमम या एरिया ऑफ स्टील मैक्सिमम इस जगह पर इस्तेमाल नहीं करूँगा। जो मैंने वैल्यू यहाँ पर ट्रायल 1 के निकाला था, ए एस की वैल्यू निकाली थी, वो ए एस यहाँ पर यूज़ करूँगा। ठीक हो गया। उसके बाद मेरे पास 0.85 मल्टीप्लाई बाय एफ सी की वैल्यू मेरे पास 20 थी और बी की वैल्यू जो वो 300 मिलीमीटर थी। तो मैंने जो है वो यहाँ पर ये वैल्यू सारी लगा कर तो मैंने जो है वो उसका क्या फाइंड कर लिया, एक्चुअल न्यूट्रल डेप्थ फाइंड कर लिया 113.64 मिलीमीटर। तो अब मैंने उसका दूसरा स्टेप करना है जो मेरे पास है, फाइंड द एरिया ऑफ स्टील। तो एरिया ऑफ स्टील का जो फार्मूला यहाँ पर था वही फार्मूला मैंने नीचे निकाल लिया, एम यू डिवाइडेड बाय फाई एफ वाई इंटू डी माइनस ए बाय 2। ठीक है, अल्टीमेट मोमेंट और फिर उसके बाद फाई 0.9 और फिर उसके बाद मेरे पास आ गया यील्ड टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील और इफेक्टिव डेप्थ और एक्चुअल न्यूट्रल डेप्थ डिवाइडेड बाय 2। तो ये वैल्यूज़ जो है मैंने यहाँ पर निकाल ली, जो मैंने एम यू की वैल्यू लगा दी, फाई की वैल्यू लगा दी और उसके बाद यील्ड टेंसाइल स्ट्रेस स्टील की मैंने लगा दी और मल्टीप्लाई बाय इफेक्टिव डेप्थ माइनस ये मेरे पास जो ए की वैल्यू आई थी, एक्चुअल न्यूट्रल डेप्थ की वैल्यू आई थी, वो मैंने यहाँ पर लगा दी और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। तो सब तमाम वैल्यू को मैंने जब कैलकुलेट किया तो मेरे पास अब आंसर आ गया ए एस इज इक्वल टू 1370.22 मिलीमीटर स्क्वायर। तो अब अगर आप कंपेयर करें तो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू जो है वो इसके नियरेस्ट है, 1380 या 1370। ठीक है, तो 1370 जो है वो मेरे पास एरिया ऑफ स्टील मैक्सिमम के करीब वैल्यू है। तो मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख दूंगा कि ट्रायल नंबर 2 इज़ द नियरेस्ट वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ स्टील मैक्सिमम, so we use area of steel is 1367.84 मिलीमीटर स्क्वायर। जो मैंने यहाँ पर निकाला था वो मेरे पास उसने कहा जी कि ये आपका ठीक है, तो आप जो है वो ये वैल्यू जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक मैंने एरिया ऑफ स्टील जो है वो निकाल लिया। एरिया ऑफ स्टील निकालने के बाद मैं क्या करूँगा, स्टेप नंबर 8 यूज़ करूँगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ बार्स। ठीक है, कि मैंने यहाँ पर जो है वो नंबर ऑफ बार्स मैंने निकालनी है कि मुझे पता चल जाएगा मेरे बीम के अंदर कितनी नंबर ऑफ बार्स आ सकती हैं। तो उसका फार्मूला मेरे पास था एरिया ऑफ स्टील मैक्सिमम। अब मुझे पता लग गया ना कि मेरा एरिया ऑफ स्टील जो है वो अब कौन सा है जो मैंने आगे यूज़ करना। अगर यहाँ पर एरिया ऑफ स्टील मिनिमम होता तो मैं यहाँ पर फिर मिनी लगाता। अब क्योंकि मेरे पास एरिया ऑफ स्टील मैक्सिमम है, जो मैंने ट्रायल के साथ जो है वो उसको कंपैरिजन करके वो मैंने वैल्यू निकाल ली, तो मैं एरिया ऑफ स्टील मैक्सिमम जहाँ पर भी आएगा मैं वहाँ पर आगे जो है वो यही यूज़ करूँगा। क्लियर हो गया जी। नंबर ऑफ बार्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्टील मैक्सिमम डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 बार। ठीक है, तो एरिया ऑफ 1 बार निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, यूज़ डाया ऑफ बार इज़ 24 मिलीमीटर। ठीक है, तो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने ये जो है वो कौन कौन से डाया जो है वो MKS सिस्टम में और
इसके जो है FPS सिस्टम में यूज़ करने हैं, तो उनमें 24 यानी कि 12 mm से लेकर 30 mm तक डाया में यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, A इज़ इक्वल टू, अब ज़ाहिर बात है कि वो हमारे पास सर्कल के अंदर होता है एरिया ऑफ स्टील। ठीक है, तो उसका फार्मूला मैंने जब निकालना है तो सर्कल का हमारे पास जो डाया निकालने का जो एरिया निकालने का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है पाई डी स्क्वायर ओवर 4। तो मेरे पास पाई की वैल्यू जो है वो 3.14 मल्टीप्लाई बाय डी का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 4। डी का स्क्वायर जो मैंने जो डाया यहाँ पर लिया था उस डाया का मैंने इसका स्क्वायर लिया, तो मेरे पास एरिया ऑफ 1 बार आ गया, एक बार का एरिया आ गया। उसका जो डाया था उसको यूज़ करके मैंने उसका एरिया निकाल लिया, तो वो एरिया मेरे पास निकल आया 452.16 मिलीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर मेरे पास एरिया ऑफ स्टील मैक्सिमम मौजूद था मिलीमीटर स्क्वायर, और नीचे मैंने एरिया ऑफ 1 बार की वैल्यू जो वो मैंने लगाकर जो मिलीमीटर स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो मेरे पास आ गया 3 नंबर्स ऑफ बार। यानी कि जो मेरे पास जो बीम बनेगा, ठीक है, जो मेरे पास क्रॉस सेक्शन बीम का ये जो बना हुआ है, इसके अंदर जो एरिया ऑफ स्टील के अंदर जो बारें यूज़ होनी है वो 3 बारें इस्तेमाल होनी है। ठीक हो गया। अब उसके बाद मैंने क्या करना है, इसके दरमियान जो है वो स्पेसिंग निकालनी है कि इसके दरमियान स्पेसिंग कितनी आ जाएगी। स्टेप नंबर 9 है मेरा, कैलकुलेट द स्पेसिंग। तो स्पेसिंग निकालने का फार्मूला मेरे पास क्या है, इसका उल्टा हो जाएगा फार्मूला, एरिया ऑफ 1 बार डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्टील मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाय यूनिट। ठीक है, तो मेरे पास यूनिट जो है वो सेंटीमीटर में है, एरिया ऑफ 1 बार जो मैंने निकाला हुआ था, एरिया ऑफ 1 बार मैंने यहाँ पर लगा दिया और नीचे मैंने एरिया ऑफ स्टील मैक्सिमम की वैल्यू लगा दी, तो ये मैंने इसे कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास जो है वो सिर्फ यूनिट जो बच गया वो जो ये मैंने 100 लगाया था MKS सिस्टम में, और अगर FPS सिस्टम में होता तो मैं 12 इंच लगाता। तो क्योंकि MKS मेरे पास होता है MKS, मैंने ये सेंटीमीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर लगाया, तो इसकी वैल्यू के साथ मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद 100 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास ये 33 सेंटीमीटर ये मेरे पास आ गई, इसकी स्पेसिंग आ गई। नंबर का यूनिट नहीं होता, स्पेसिंग का यूनिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि एरिया से कैंसिल हो रहा था तो मेरे पास पीछे यूनिट नहीं था, तो मुझे यूनिट लाने के लिए मैंने क्या किया, इसको 100 जो है वो सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास ये 33 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, और अगर मैं इसको मिलीमीटर्स में चेंज करूँगा तो मेरे पास 33 मल्टीप्लाई बाय 10 मिलीमीटर, तो मेरे पास ये हो जाएगा 330 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये इसका मतलब है कि मेरे पास जो है ये वैल्यू जो है अभी इसकी वैल्यू जो है वो रॉन्ग आ रही है, क्योंकि मेरा बीम की जो ब्रेथ है वो ब्रेथ मेरे पास है 300 mm की, तो ये वैल्यू जो है वो क्योंकि इससे अबव हो रही है, तो लिहाजा मुझे फिर दोबारा ट्राई करना पड़ेगा, इसका डाया जो है वो मुझे चेंज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर जो है वो उसका डाया जो है वो 22 फिर दोबारा लगाऊंगा। ठीक है, और फिर दोबारा जो है वो इसकी वैल्यू फिर निकालूंगा, फिर उसके बाद फिर ये चीज़ करूँगा। वो एक्चुअल आपको समझाने के लिए मैंने सिर्फ ये यहाँ पर ये चीज़ की है, अदरवाइज़ अपना क्वेश्चन जो है वो आप यहाँ पर जो है वो यहाँ पर स्टॉप कर सकते हैं। जब आप एक्चुअल करेंगे, ठीक है, फील्ड में करेंगे, तो आपको बार बार ये डाया जो है वो चेंज करना पड़ेगा। तो ये डाया जो है ये आप बार बार जो है यहाँ पर एरिया ऑफ 1 बार निकालने के लिए आप यहाँ पर 22 यूज़ कर लेंगे या 26 यूज़ कर लेंगे, ताकि ये जो वैल्यू है वो हमारी जो है वो उसके जो हमारी ब्रेथ ऑफ बीम है उसके अंदर अंदर रहे। अब ज़री बात है कि अगर हमारे पास स्पेसिंग जो है, क्योंकि बी जो है वो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो 300 mm है, तो अगर एक के दरमियान स्पेसिंग जो है वो 330 mm आ जाए, तो इसका मतलब है कि स्पेसिंग नहीं है, बीम बाहर जो हमारा स्टील है वो बाहर निकल गया है। ठीक है, तो हमें जो है वो इसके नियर में वैल्यू ही इसकी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल क्योंकि हमारा यहाँ पर जो है वो एरिया ऑफ स्टील तो सही निकल आया, लेकिन नंबर ऑफ बार्स और स्पेसिंग जो है वो इसकी एग्जैक्ट नहीं आ रही थी। ठीक है, तो उसको एग्जैक्ट लाने के मुझे बार बार जो है वो इसको चेंज करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।